पिछले दिनों आपको फर्स्ट यूनिट जिसमें आप राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, उसमें हमने भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास की चर्चा की थी, जिसमें आपको राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए, फिर प्रथम विश्व युद्ध का क्या योगदान रहा भारत में राष्ट्रवाद के उदय में, फिर गांधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश, चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, समन्वय आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत की स्वतंत्रता तक आपको पढ़ाया गया, बताया गया। अब उसी यूनिट की दूसरा पार्ट जो किताब में आपको पहला पार्ट के रूप में मिलेगा, जिसको कहते हैं, जिस पाठ का नाम होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ने से पहले फिर एक बार राष्ट्रवाद को हम बता दें कि राष्ट्रवाद है क्या। किसी भी दुनिया के किसी भी देश में अगर राष्ट्रवाद पनपता है तो पनपता इसीलिए है कि जो पुरातन व्यवस्था है, उस पुरातन व्यवस्था में, उस सामंती व्यवस्था में लोगों को कहीं ना कहीं शोषण, तानाशाही व्यवस्था, जिससे वो छुटकारा पाकर अपने देश के प्रति लगाव, समर्पण का भाव जागता है और वहीं से राष्ट्रवाद बनता है, वहीं से राष्ट्रवाद पनपता है। तो राष्ट्रवाद शब्द जो है अपने राष्ट्र के प्रति आत्मीय लगाव, समर्पण, उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करना ही राष्ट्रवाद है। क्योंकि यूरोप में अगर हम राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर प्रकाश डालेंगे तो बहुत लंबा उसका इतिहास मिलेगा। क्योंकि अगर हम देखें 14वीं, 15वीं, 16वीं सदी को, तो पूरे विश्व में ये हमको पता चलेगा कि तानाशाही और सामंती या कहा जाए राज्य घरानों का विशेषाधिकार हुआ करता था समाज पर, और उस अधिकार के तले लोग अपने को कुंठित, शोषित महसूस करते थे। और जब इस विचारधारा से लोगों ने छुटकारा पाया और इस व्यवस्था को ध्वस्त किया, तो यही राष्ट्रवाद का यहीं से जो है उदय हुआ। वैसे तो राष्ट्रवाद के उदय की पृष्ठभूमि बड़ी लंबी है, लेकिन विशेष रूप से अगर यूरोप में देखा जाए तो 1789 में जब फ्रांस की क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति जब 1789 में होती है, तो वहां से राष्ट्रवाद की नींव या एक झलक पूर्ण रूपेण दिखाई पड़ती है। क्योंकि फ्रांस में भी राजतंत्र था। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो लुई 16वां वहां का शासक था,
और जैसा कि राजतंत्र में उस समय का जो दौर था देखा गया, वह उस समय का राजतंत्र अक्सर तानाशाही व्यवस्था जनमानस पर लागू करता था। फ्रांस भी इससे अधूरा नहीं था, वहां भी यही व्यवस्था थी। और एक तरह से कहा जाए कि लुई 16वां तानाशाह तो था ही, अयोग्य भी शासक भी था। और विलासा जीवन व्यतीत करने में उसने अपने आर्थिक कमी भी महसूस की। इस सब कारण से वहां जनमानस में विद्रोह हुआ और वो फ्रांस की क्रांति कहलाई। लुई 16वां के पतन के बाद अगर देखा जाए तो वहां नेशनल असेंबली बनी, राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय सभा ने वहां बहुत प्रकार के सुधार किए, फिर भी वहां संघर्ष चलता रहा और वहां जो है डायरेक्टरी शासन आई। लेकिन लोगों को असली अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद की झलक जब डायरेक्टरी शासन को भंग करके जो है नेपोलियन बोनापार्ट डायरेक्टरी शासन को भंग करके फ्रांस का जब शासक बना, तो वहां से पूर्ण रूपेण एक राष्ट्रवाद की जो है अवधारणा यूरोप में शुरू हुई, क्योंकि वो कुशल शासक था, अपने जनमानस के लिए कुशल था। क्योंकि उसने, क्यों इसलिए कुशल कहा जाता है जनमानस के लिए? क्योंकि वो एक तो अपनी जनमानस के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव था। 1805, 1806, 1807 लगातार 3 वर्ष प्रसा, ऑस्ट्रिया और रूस, इन तीनों देशों को पराजित किया युद्ध में। तो एक तो भाव ये लोगों को उत्पन्न हुआ कि जो है फ्रांस के जनमानस में कि ये हमारे राष्ट्र का भाग्य विधाता है, और लोगों ने उसके नेतृत्व में अपने देश के प्रति समर्पण दिखाया। दूसरा कारण, उसने जितने भी भूदासत्व के टैक्स लगते थे, कर लगते थे, सबको समाप्त कर दिया। यही नहीं, जितने भी कुलीन परिवारों के विशेषाधिकार थे, उन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। यही नहीं, जागीरदारी शुल्कों को भी समाप्त किया उसने। यानी एक तरह से देखा जाए तो, दूसरे शब्दों में हम अगर कहें तो नेपोलियन ने जो सामंती व्यवस्था या पुरातन व्यवस्था चली आ रही थी फ्रांस में, उसको हटा दिया, उसको समाप्त कर दिया, और लोग इससे बहुत ही खुश हुए। और इसलिए नेपोलियन के नेतृत्व में लोगों ने फ्रांस देश के प्रति अपना समर्पण, अपनी आस्था को व्यक्त किया। और यही कहा जाए कि एक लोकतंत्र का स्वरूप तो नहीं था उस समय, लेकिन लोकतंत्र, बंधुत्व और भाईचारा, और आप ये भी कह सकते हैं कि जो है नए फ्रांस के उदय और विस्तार में एक नई समय का परिकल्पना थी। और इस नए समय की परिकल्पना ने ही फ्रांस में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। और नेपोलियन के बाद तो फिर 1830 से 48 तक फ्रांस की जो क्रांतियां हुई, उनमें उसकी झलक भी मिलती है कि उन जो निरंकुश शासन का पुनः जो स्थापना हुई, जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया और उसको हटाकर लोकतंत्र की स्थापना की। तो ये तो रहा कि फ्रांस
यूरोप में फ्रांस से कैसे राष्ट्रवाद शुरू हुआ। लेकिन अगर हम जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी केवल फ्रांस तक ही सीमित रखें तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि फ्रांस से शुरू होकर इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, तमाम देशों में इसका निर्माण हो चुका था। क्योंकि ये जो उस समय के देश थे, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, पोलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, ये छोटे छोटे भागों में विभाजित थे और इन छोटे छोटे भागों में विभाजित होने के कारण न तो इनकी कोई सामूहिक पहचान थी, न तो इनकी कोई सांस्कृतिक साझा थी, विरासत। लोगों को लगा कि अगर हम सामूहिक अपनी एक पहचान बनाएं, अपनी एक संस्कृति स्थापित करें और उसके प्रति समर्पित हों, जिससे हमारी एक पहचान बन जाए, हम एक संगठित स्वरूप में उभर कर सामने आए। यहीं से राष्ट्रवाद का उदय होता है। अब आइए बात किया जाए कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण एक एक पॉइंट करके जरा ध्यान देंगे कि क्योंकि कभी कभी ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, या यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए, ऐसे करके प्रश्न आता है। और आप ऐसा नहीं कि ये बस ये लिख दिए और 4 हेडिंग डाल दिए तो आपका प्रश्न का उत्तर नहीं, उसकी व्याख्या आपको देनी होगी। ये बड़े प्रश्नों में पूछा जाता है। इसलिए पहली बात तो अगर हम बात करें तो 2-3 कारण बहुत आपको समझ आ जाएगी कि पहला कारण, औद्योगिक क्रांति ने राष्ट्रवाद के उदय में यूरोप में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। औद्योगिक क्रांति ने राष्ट्रवाद के उदय में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। अब ये कहेंगे कि ये कैसे, औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ? क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने एक नई आर्थिक गति प्रदान की और इस आर्थिक गति प्रदान के कारण पुरानी सनातन व्यवस्था, पुरानी जो पुरातन व्यवस्था थी वो धीरे धीरे समाप्त हुई, उसका प्रभाव पड़ा और एक नई व्यवस्था आई और इस नई व्यवस्था के चलते ही राष्ट्रवाद प्रबल होता गया, मजबूत होता गया। दूसरी बात, उसके बाद तमाम ऐसी क्रांतियां हैं, चाहे बौद्धिक क्रांति हो, चाहे धर्म सुधार आंदोलन हो, ये जो बौद्धिक चेतना लोगों में बढ़ा, या कहा जाए कलाओं का विकास हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुए, इन सभी ने राष्ट्रवाद को उदय में अपनी भूमिका अदा की। उसका कारण है क्योंकि इनसे एक दूसरे के प्रति जो भिन्नताएं हैं जो समाज के सामने आई और उसमें से अच्छाइयां को लेकर आगे बढ़ने का जो संकल्प चला, वो राष्ट्रवाद को मजबूत किया। इसके कारण चूंकि इन्हीं सभी परिस्थितियों के चलते समाज में
एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। पहले समाज में दो ही वर्ग हुआ करते थे, विशेष रूप से देखा जाए प्राचीन सामाजिक वर्ग में अगर आप जाएंगे दुनिया में तो मुख्यतः दो वर्ग। एक वर्ग होता था जो समाज का सारा विलासिता जीवन उसके अंग में, उसके पक्ष में होता था, और एक वर्ग एकदम निर्बल, कमजोर, गरीब, जो हमेशा शासित और शोषित होता था। लेकिन इन्हीं के बीच में एक मध्यम वर्ग जन्म लिया, क्योंकि पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक और सामाजिक या आर्थिक रूप से कुलीन वर्ग यूरोपीय शक्तियों में मजबूत हुआ करते थे। उनके पास सारी शक्तियां होती थी, उनके पास जमींदारी होती थी, और गरीब वर्ग बिल्कुल निर्बल होता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति या धार्मिक परिवर्तन या आप कहें तमाम खोजों ने जब आर्थिक दुनिया को बढ़ाई, तो नए नए व्यापारी, तमाम शिक्षक, कुछ नौकरी वाले पैसे लोग, तमाम ऐसे लोगों का समाज में उदय हुआ। और यही नया वर्ग बना समाज में, व्यापारिक, वकीलों या कहा जाए नौकरी करने वालों का, ये मध्यम वर्ग का लाया। और जब मध्यम वर्ग ने ही समाज के ऊंचे वर्ग, जो वर्ग शोषण करता था निम्न वर्ग का, उसके प्रति आवाज उठाई, उसके प्रति, क्योंकि उस निम्न वर्ग जब आवाज उठाता था तो उसको बड़े आसानी से दबा दिया जाता था। लेकिन मध्यम वर्ग की आवाज को दबाना कठिन था। और इस तरह से इन शिक्षाविदों ने, इन व्यापारियों ने, अगर कहा जाए तो इस पुरातन व्यवस्था को ध्वस्त करके, सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करके एक नई राष्ट्रीय एकता का विचार लाया, और यही राष्ट्रवाद के उत्पन्न का एक कारक बना। तो ये तो रहा कि नए मध्यम वर्ग के उदय के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का। अब आइए उदारवाद की विचारधारा का प्रसार के कारण भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब इस बात को समझना होगा किसका मतलब क्या होता है, क्योंकि उदारवाद का मतलब होता है स्वभावतः नरम व्यवस्था, कठोर व्यवस्था नहीं, नरम व्यवस्था, जिसमें लचीलापन हो। पहले की व्यवस्थाएं बड़ी कठिन थी, क्योंकि गरीबों के पास आर्थिक व्यवस्था नहीं होती थी, फिर भी टैक्स पे टैक्स, उनके पास न तो राजनीतिक न तो कानूनी अधिकार नहीं होते थे। लेकिन उदारवादियों ने, जो अगर कहा जाए कि जो मध्यम वर्ग जन्म लिया, ये मध्यम वर्ग उदारवाद को भी जन्म दिया, क्योंकि ये चाहते थे, जैसे फ्रांस को ही देख लीजिए। फ्रांस में पहले क्या था? फ्रांस में मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार जो शुरुआत हुई तो केवल धनी वर्ग के पास ही था, गरीबों के पास नहीं था। जिसके पास संपत्ति नहीं होती थी उसके पास ये अधिकार नहीं होते थे। लेकिन उदारवादी इसके पक्ष में नहीं थे कि आपके पास संपत्ति नहीं हो तो आपके पास ये ना हो। जैसे जैसे आर्थिक गतिविधि बढ़ी, इस बात का जोर पकड़ता गया कि सबके साथ स्वतंत्रता हो, समानता हो, कानून के समझ सबको बराबर की मान्यता हो, ये विचारधारा पनपने लगी। और यही विचारधारा उदारवाद की विचारधारा थी। समानता, बंधुत्व, समानता, इसके साथ चलना पड़ेगा। यह विचारधारा ने भी, अगर कहा जाए उदारवादी विचारधारा ने भी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किया। इसके बाद अगर आ जाइए आप, क्योंकि आप प्रसा में भी 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ बना था जिसका नाम था जाल वेराइन का गठन किया गया था।
और जानते हैं, इस संस्था ने प्रसा में शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया था। जो शुल्क 30 की संख्या में हुआ करता था, उसको मात्र 2 की संख्या में कर दिया। तो इस तरह से यह उदारवादी भावनाएं, नरम लचीलापन, नरम भावनाएं राष्ट्रवाद के जन्म में सहायक है। अब आइए, एक यह है कि रूढ़वादियों की जो नई भावना और वियना कांग्रेस की जो संधि हुई, उससे भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को बल मिला। क्योंकि आप जान लें कि पहले क्या था, पहले यह था कि भाई चर्च, धार्मिक रूप से जो चर्च होते थे उनके पास शक्तियां होती थी, उसमें नीचे जात के लोग नहीं जा सकते थे। उसमें यह भी था कि बड़े लोगों के पास संपत्ति होती थी, छोटे लोगों के पास नहीं। सारी व्यवस्थाएं लागू थी। कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट ने इस व्यवस्था को ध्वस्त किया था और राष्ट्रवाद का उदय किया था, अगर कहा जाए तो। लेकिन 1813 में जब लिपजिम में युद्ध हुआ, तो भी यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर, जिसमें यही प्रसा, रूस जैसे देश सम्मिलित थे, फ्रांस को हरा दिया था। फिर 1815 में जब वाटरलू के मैदान में फिर युद्ध हुआ, उस समय भी अगर फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बना दिया गया और बंदी बनाकर उसे जेल भेज दिया गया, जहां उसको वहीं मृत्यु हो गई। ये आप कहानी जानते भी होंगे। लेकिन अब यहां बात ये आती है कि उसके बंदी बना लेने जाने के बाद, नेपोलियन बोनापार्ट के पराजय के बाद, पुनः वह पुरातन व्यवस्था, वह सामंती व्यवस्था, वह राजाशाही व्यवस्था इन देशों के जो यूरोपीय राष्ट्र थे, इनके मन में उभरने लगे। और पुनः इसको, क्योंकि ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वियना की संधि हुई थी, और इस संधि में फिर वो पुरातन व्यवस्था झलक दिखाई देने लगी। और यह संधि भी कहीं ना कहीं कारण बनी किस चीज की? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की। क्योंकि आप देखेंगे कि ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, जो लोग मिलकर जो है नेपोलियन को हराए थे, उन लोगों ने इस संधि को थोपा फ्रांस पर। फ्रांस के भूभागों को बांट दिए, आपस में कुछ तो बांट लिए जो उनके लाभ, जो उनके सीमाओं के करीब थे। और फ्रांस का जो शासक भी बनाया, वो बुर्बो राजवंश जो पहले चला आ रहा था, उसी को सत्ता संभाल दे दी। और जब दे दी तो पुनः वहां निरंकुश राजतंत्र का स्थापना हो गया। और जब निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई तो जनता ने इस निरंकुश राजतंत्र को बहुत दिनों तक सहा नहीं। और जब नहीं सहा तो फिर 1830 में क्रांति हो गई वहां फ्रांस में। तो ये क्रांति 1830 की हुई। यह क्रांति ही तो कहा जाए कि एक तरह से राष्ट्रवाद के लिए ही क्रांति, क्योंकि लोग बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता ही चाहते थे, लोकतंत्र ही चाहते थे, इसी के लिए क्रांति किए। और यही राष्ट्रवाद का मुख्य बिंदु है। हम अभी आपको बताएंगे कि वियना कांग्रेस के क्या प्रमुख बिंदु थे,
क्योंकि कभी कोई पूछ देता है बोर्ड परीक्षा में कि जो वियना कांग्रेस की संधि हुई 1815 में यूरोपीय राष्ट्रों के बीच, जिसके अगुआ थे चांसलर ड्यूक मैटरनिक, उसमें उसकी प्रमुख बिंदु क्या थे? तो जरा उनको भी जानना पड़ेगा कि आखिर वो संधि क्या थी। पहला तो मैंने बताया आपको थोड़ा बहुत पहले भी कि इस संधि के माध्यम से फ्रांस की क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो राजवंश को सत्ता फिर से दे दी गई। पहला तो ये भी था इस संधि का कि अब सत्ता जो है नेपोलियन नहीं बल्कि जो पुराना बुर्बो राजवंश था उसके शासक ही करेंगे, शासक रहेंगे। यानी एक तरह से जो 1789 की क्रांति थी वो भी उसको भी हटा दिया गया, उसको भी जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी वो भी समाप्त, और अगर जिस माध्यम से एक तरह से कहा जाए कि नेपोलियन ने शासन चलाना था उसको भी समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात, फ्रांस ने जितने भी, चाहे वो प्रसा के साथ, चाहे वो ऑस्ट्रिया के साथ, चाहे वो रूस के साथ युद्ध करके नेपोलियन ने जितने प्रदेश जीते थे उन सबको वापस कर दिया, यानी उसने खो दिया इस संधि के, वो सब वापस कर दिए गए। यही नहीं, जो प्रमुख फ्रांस की कोयला खाने थी, लॉरेंस और आल्सेस, वो भी जो है प्रशा को दे दिया गया। ऑस्ट्रिया और इटली का भी अधिकार हो गया। लेकिन यह है कि जर्मन जो महासंघ 39 राज्यों का बना था, नेपोलियन ने जो बनाया था, उसको बरकरार रखा गया था इस संधि में। और इस संधि का जो अगर निष्कर्ष देखें, निचोड़ देखें, तो यही समझ में आता है कि संधि के माध्यम से जो नेपोलियन ने जिस व्यवस्था को समाप्त किया था उसी व्यवस्था को जो है पुरातन व्यवस्था को, सनातन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया। क्योंकि राजशाही पुरानी व्यवस्था आई, रूढ़वादी व्यवस्था को लाया गया, तो वहां कहीं ना कहीं इस बात की झलक थी। और इसी कारण जो है राष्ट्रवाद का यह भी वियना कांग्रेस, वियना की जो संघ थी वो भी जो है कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा की राष्ट्रवाद को पनपने में। अब आइए, क्रांतियों का युग, क्योंकि केवल फ्रांस में ही क्रांति नहीं हुई जिससे राष्ट्रवाद का, ये भावनाएं फ्रांस में जब पनपी तो यह धीरे धीरे राष्ट्रवाद की क्रांति इटली, जर्मनी, आयरलैंड जैसे देशों में पनपने लगी और इसका फैलाव अलग अलग देशों में हो गया। और इसके कारण अगर कहा जाए कि इन क्रांति, जिन जिन जगहों पर विद्रोह हुए, क्रांति हुए, और वो क्रांति और विद्रोह किस लिए हुए? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के लिए हुए। और यही समानता, स्वतंत्रता, बंधुता स्थापित करना ही राष्ट्रवाद की नींव थी, राष्ट्रवाद के उदय का कारण राष्ट्रवाद था। तो राष्ट्रवाद के उदय के परिस्थितियां ये रही, जिसको मैंने आपको आज पढ़ाया, बताया कि राष्ट्रवाद यूरोप में कैसे पनपा, कैसे उसका विकास हुआ या कैसे वो उदित हुआ। अब हम बताएंगे कल कि राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय कैसे बढ़ा, कल वहां से शुरू होगी। और उसके बाद इसी संदर्भ में दो कहानी और आएगी आपके सामने। एक आएगी जर्मनी का एकीकरण और एक आएगा इटली का एकीकरण, जो दो पढ़ना होगा। इसको हम
अगले चरण पे राष्ट्रवादी भावनाओं को उदय से लेकर कोशिश करेंगे कि एक जर्मनी के एकीकरण को शुरुआत कर दिया जाए, चाहे इटली के एकीकरण की शुरुआत पढ़ा दिया जाए आपको। लेकिन आप जब भी ये लेक्चर सुने, देखें, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा सभी कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से कि इसके पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद आप अपनी किसी भी राइटर की आप जो भी किताब रखे हैं उसका स्वाध्ययन कीजिए और उसके आधार पर जो है जब ये चैप्टर समाप्त होगा तो हम आपको प्रश्नों का कुछ अभ्यास प्रश्न देंगे जिसका आप अभ्यास करें, उसका उत्तर लिखने की कोशिश करें। तब आपको समझ में आएगा कि हमने पाठ कितना समझ पाया, कितना पढ़ पाया, कितना जान पाया कि हाँ आखिर ये जो पढ़ाया जा रहा है राष्ट्रवाद उसको हमको समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो फिर आप सबको पता है कि ये दौर महामारी का चल रहा है, तो इस कोरोना महामारी में जब तक संभव नहीं हो पा रहा है कि हम आमने सामने बैठकर अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सकें, तब तक इसी माध्यम से हम आपसे मिलते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि 10-15 टर्न में आपका एक भाग जो इतिहास का है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि अगर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है तो लगभग इतिहास का 50% कोर्स समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 25% पहले ही समाप्त हो चुका है। 4-5 लेक्चर आपको दे चुके हैं और 4-5 लेक्चर इसमें लगेगा तो यह समाप्त हो जाएगा। तो आप मेहनत करें और पढ़ें इसी के साथ, क्योंकि समय गुजर जाएगा तो हो सकता है कि संभव ना हो क्लास में आपको पढ़ाना। धन्यवाद।